पावर प्ले में उनकी तरफ से आपको हमेशा अच्छे रन दिखेंगे, इतने अच्छे पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, 600-700 फैंटेसी पॉइंट्स हो गए, इतना बढ़िया खेल रहे हैं। स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलता है और फिर पावर प्ले के बाद आपको भी पता है स्पिनर्स आ जाते हैं और वहाँ पर इनको स्कोर करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। डेथ बॉलर्स को हम कभी इग्नोर नहीं करते। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम आयुष और आज मैं एक सिंपल लेकिन यूनिक तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं अपने लिए टीम्स बनाता हूं, जो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं, जो आप कहते हो कि सेफ बट विद सम रिस्की पिक्स वाली टीम है। उसका राज मैं तुमको बताने वाला हूं, क्या मेरे दिमाग में चलता रहता है और किस तरीके से हम सोचते हैं, क्या हमारी एनालिसिस होती है और क्या चीज़ें हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, मतलब प्रायोरिटी पे हमारे लिए क्या चीज़ें होती हैं, उसके बेसिस पर जैसी टीम बनती है वो पूरा का पूरा A to Z प्रोसेस मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। देखो, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। मैं चेक करता हूँ कि कौन सी टीम एक्चुअली जीतने वाली है। अब ऑब्वियसली ये सेंस बनाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डोमिनेटिंग टीम पे पहले ध्यान दो, बट ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेटिंग टीम ही जीते। इंडिया को भी डिफीट करने वाली कुछ टीम्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी थी। तो फिर उस हिसाब से कोई भी टीम सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, सबसे अच्छा फॉर्म चल रहा है उनका, पिछले कुछ रीसेंट मैचेस में वो कंटिन्यूसली विन कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो स्पेसिफिक मैच भी जीत जाए। वहां पर कुछ गलतियां हो सकती हैं, सामने वाली टीम जो इतनी डोमिनेटिंग नहीं है वो बाजी पलट दे, ठीक है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस टीम पर ध्यान दो जो एक्चुअली वो मैच जीत सकती है, ठीक है। उसके बाद मैं एक बेसिक सी नज़र डालता हूँ दोनों ही टीम के लाइनअप पे। मैं चेक करता हूँ कि पिछली मैच में दोनों टीम्स की तरफ से कौन से प्लेयर्स थे, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बेसिकली लाइनअप कह सकते हो आप। और उस लाइनअप में भी मैं ये चेक करता हूँ कि कौन से प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर में नंबर क्या है और बॉलर्स को कितनी ओवर्स मिली थी। और लाइव मैच देखने का आपको एक फ़ायदा बताता हूँ, आपको एक नॉलेज मिलता है कि ये बॉलर एक्चुअली क्या सोच रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि इसकी कैपेसिटी है, ये उस कैलिबर का है विकेट लेने का। और बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज से तुमको ये समझ में आएगा कि वो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करता है। ये सारी चीजें आपको लाइव मैच में ही पता चलेंगी, ये एक्सपीरियंस आपको वहीं से मिलेगा। हाइलाइट्स में तो चलो आपको अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं, वो उतना मैटर नहीं करता, लाइव मैच बहुत करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपका अगर थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल सकते हो इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए, तो उनकी लाइव मैचेस देखा करो। फिर तीसरा स्टेप रहता है हमारे लिए वो ये कि हम चेक करते हैं कि मैच कौन से कंट्री में हो रहा है। अब आपने वर्ल्ड कप 2024 में देखा था, कुछ मैचेस वेस्ट इंडीज में हुई थी और कुछ यूएसए में जहां पर हो रही थी, वहां के जो वेन्यूज थे वो सारे पेसर फ्रेंडली थे, पेसर्स को वहां पर एडवांटेज था। वेस्ट इंडीज का वेदर आप देखो, वहां पर बहुत ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है और उस वजह से पिच भी थोड़ी ड्राई हो जाती है और अल्टीमेटली स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलता है। वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऐसी कंट्रीज में आपको स्पेशली ड्राई पिच दिखती है और इसमें स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है और रन्स बहुत अच्छे निकलते हैं। और ऑब्वियसली जो भी टीम्स यहाँ पर खेलेंगे ना, उनका मैनेजमेंट का डिसीजन यही रहेगा कि शुरुआती जो टॉप 3 बैट्समैन है वो सारे टॉप ऑफ द लाइन होने चाहिए, मतलब उनकी तरफ से अच्छा स्कोर निकलना ही चाहिए। पावर प्ले में उनकी तरफ से आपको हमेशा अच्छे रन दिखेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी कोई मैच ऐसे कंट्री में, स्पेशली इंडिया जहां पर भी वेदर थोड़ा ड्राई है, वहां पर स्पिनर को एडवांटेज है, वहां बैट्समैन अच्छे रन निकाल सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान देना है बैट्समैन सेक्शन में। मिनिमम 2-3 प्लेयर आपको ऐड करने हैं दोनों ही टीम्स में से, टॉप ऑर्डर के, ठीक है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ऐड करो जो अच्छे खासे रन्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही अंधाधुन नहीं ऐड करना, वहां पर भी थोड़ी एनालिसिस जाएगी, बट वो उतना तुमको पता है, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि टॉप 3 बैट्समैन आपको ऐड करने हैं दोनों ही टीम्स में से जो सबसे वर्दी हैं। फिर अगर मान के चलो मैच कहीं ऐसे बोलता ना ह्यूमिड कंट्री में, जहां पर कॉन्स्टेंटली बारिश होती रहती है, इंग्लैंड, ठीक है, वहां पर हमेशा आपको दिखेगा कि बारिश हो जाती है, कभी कभी मैचेस कैंसिल हो जाती हैं, इतनी बारिश होती है और ऐसी सिचुएशन में बॉल काफी स्विंग होती है, इसीलिए बैट्समैन को इतना ढंग से खेलने का मौका नहीं मिलता और पेसर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल जाते हैं, क्योंकि पेसर्स को ऐसा कंडीशन बहुत सही लगता है और वहीं पर वो अपना A1 परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। और इसका एग्जांपल भी मैं तुमको दे सकता हूँ, द 100 सीरीज फिलहाल जो चल रही है उसमें तुम देख सकते हो सारे पेसर्स आपको अच्छे अच्छे विकेट उठाते हुए देखेंगे, मल्टीपल विकेट उठा रहे भाई T20 मैचेस में, इतने अच्छे पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, 600-700 फैंटेसी पॉइंट्स हो गए, इतना बढ़िया खेल रहे हैं। मेंस वाले में, वुमेन्स वाले में तो पूछो भी मत, वहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से आपको रन्स तो रन्स, विकेट्स भी दिख रहे हैं। तो फिर ये फायदा होता है ऐसे वेन्यू, ऐसे पिच का, जहां पर स्पिनर्स की तरफ से इतना खास परफॉर्मेंस तो नहीं, बट पेसर्स की तरफ से, और वही पेसर अगर ऑलराउंडर हो तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेगा, तो रन्स भी निकालने की कोशिश करेगा, बट रन्स उतने निकलते नहीं है ओवरऑल, बट हाँ थोड़े बहुत तो निकलेंगे ही ना।
और ये तीसरे पॉइंट को कंक्लूड करते हुए मैं तुम्हें फाइनली बताऊंगा कितने प्लेयर्स मैं सोचता हूं होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द पिच और कहां पर हो रहा है मैच। साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज ऐसी कंट्रीज में अगर मैच हो रहा है तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा वो स्पिनर जिसके पास है 4 मिनिमम ओवर्स। 4 ओवर्स अगर उस बॉलर को मिलती हैं, उस स्पिनर को मिलती हैं, तो डेफिनेटली मुझे उसकी तरफ से विकेट दिखने वाला है। तो इसलिए मैं सारे वो स्पिनर्स को ऐड करूंगा जिनके पास इतनी ओवर्स हैं। फिर बैट्समैन सेक्शन में से मैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ऐड करूंगा, जो कि मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कैसे आपको ऐड करना है, क्या क्राइटेरिया है। और मैंने ये भी तुमको बताया पावर प्ले में उनकी तरफ से आपको काफी अच्छे रन दिखेंगे, क्योंकि 6 ओवर के बाद पावर प्ले शुरू होगा और फिर पावर प्ले के बाद आपको भी पता है स्पिनर्स आ जाते हैं और वहां पर इनको स्कोर करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स एडवांटेज में है। तो वो सोचकर जितने ज्यादा वो रन बोलते हैं ना निकाल सकते हैं तब तक निकाल लेने दो। उनके रन के बदले आपको फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे और जब स्पिनर्स आएंगे एक्शन में तब उनकी तरफ से विकेट के पॉइंट तुमको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पॉइंट्स दोनों ही सेक्शन से उठा रहे हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों को मिलाकर तुम्हें मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। और एक छोटी सी टिप, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि ज्यादा ड्राई भी नहीं है, ज्यादा ह्यूमिड भी नहीं है, नॉर्मल बैलेंस्ड वेदर है, बैलेंस्ड पिच है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि जिसका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है आप उसको प्रेफरेंस, उसको प्रायोरिटी दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं तो BBL ऑस्ट्रेलिया में जो भी मैचेस होती है वहाँ की पिच बड़ी ही बैलेंस्ड होती है और वहाँ का वेदर भी ठीक ठाक रहता है। तो उस हिसाब से आपको बैट्समैन सेक्शन और बॉलर सेक्शन में स्पिनर्स और पेसर का जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल ही दिखेगा, दोनों की तरफ से इक्वल हेल्प मिलेगी। तो इस हिसाब से आप अपनी टीम को सेट कर सकते हो बैलेंस्ड कंडीशन में। चौथा स्टेप हमारे लिए ये रहता है कि हम चेक करते हैं वेदर कैसा है, और ये स्टेप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे बजट को लेकर। देखो, पैसे आपके कब बचेंगे? जब आप पैसे कम खर्च करोगे। आप जीतोगे या नहीं जीतोगे वो तो रिजल्ट, वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन उसके पहले हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वहां पर अगर हम पैसे बचाएंगे तो हमारा फायदा होगा। अब देखो कैसा है, आपको चेक करना है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। वेदर रिपोर्ट से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। और एक चीज पे ध्यान रखना है आपको, अगर फुल बारिश आपको दिख रही है, हैवी रेन्स, मतलब कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है, वो मैच को कंप्लीटली स्किप कर दो, मत लगाओ पैसे। उसके बदले कोई और मैच, दूसरे दिन भी आपको 5, 6, 10 मैचेस, मल्टीपल मैचेस दिख जाएंगी, बस वो मैच को स्किप कर दो जिसमें बारिश आपको लग रही है बहुत होने वाली है। बट ऐसी भी सिचुएशन रहेगी जहां पर आपको लगेगा कि यार बारिश हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, क्या करें? तो उसमें एक सेफ साइड के लिए मैं बताता हूं, जो भी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली रहेगी ना टीम, उनके बॉलर्स को आप अवॉइड करो, क्योंकि फायदा नहीं है उसमें। बॉलिंग आएगी या नहीं आएगी, फर्स्ट इनिंग्स में खत्म हो जाएंगे, या फिर DLS मेथड से विनर को घोषित कर दिया जाएगा। और DLS मेथड में तुमको पता है प्लेयर की तरफ से फुल परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। उसको अगर 4 ओवर डालनी रहेंगी तो शायद वो 2 ही ओवर डालेगा। बैट्समैन को अगर 20 ओवर फेस करने थे वो सिर्फ 10 ही कर पाएगा। तो परफॉर्मेंस कम हो जाता है, रन्स कम हो जाते हैं, विकेट कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। भले टीम जीते या ना जीते हमको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट्स हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं। तो इसीलिए आपको सेकंड इनिंग्स के बॉलर्स को अवॉइड करना है और प्रायोरिटी देनी है ऑलराउंडर्स को, क्योंकि इनकी तरफ से आपको विकेट तो मिल ही जाएगा बट रन्स भी अच्छे मिलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन ऐसी सिचुएशन में बहुत काम आते हैं जहां पर आपको लगता है कि मैच ऑलमोस्ट कैंसिल हो सकती है, आधी हो सकती है, आपको ऑलराउंडर से ऐड करना है मैक्सिमम, और बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो। और वही बैट्समैन ऐड करना जो पेसर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमिड वेदर, बारिश वाले वेदर में पेसर्स ज्यादा अच्छे से खेलते हैं और बैट्समैन भी आपको उस हिसाब के पिक करने पड़ेंगे। चौथा स्टेप जो है वो, मतलब स्टेप तो नहीं है, लेकिन एक चीज हम ध्यान में रखते हैं कि डेथ बॉलर्स को हम कभी इग्नोर नहीं करते, कभी भी इग्नोर नहीं करते। डेथ बॉलर्स ही वही है जो हमें सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स। अब देखो, जिस बंदे को सबसे ज्यादा ओवर्स मिलती हैं डालने को, तो उसके चांसेस ज्यादा है विकेट निकालने के। टेक्निकली ये चीज सेंस बनाती है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा रियल लाइफ में वो तो चलो कभी हम गेस नहीं कर पाएंगे, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो प्योरली चलो उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे है। बट जितना हमको पता है, डेथ बॉलर्स की तरफ से मिनिमम 1-2 विकेट रहते हैं, वो भी सिर्फ T20 में। ODI की बात तो करो भी मत। और हमने 4-4, 5-5 विकेट दिखे थे 2023 के ODI वर्ल्ड कप में। तो ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है सिर्फ डेथ बॉलर्स की तरफ से, और 25 पॉइंट मिलते हैं एक विकेट के। एक बैट्समैन आपको मुश्किल से, मैं बोलता हूँ, 50-60 रन बनाते हुए दिखेगा और उसके बाद उसका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन एक बॉलर जो विकेट्स बहुत अच्छे उठा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो बैटिंग को भी उतर सकता है, और वहां पर भी वो 20-25 पॉइंट, मैं बोलता हूँ 15-20 रन भी निकाल दिया तो उतने पॉइंट तो तुमको मिल जाएंगे। ये एडवांटेज रहता है एक बॉलर की तरफ से। और डेथ ओवर्स में तो तुमको पता ही है क्या होता है, फ्री के विकेट्स मिलते हैं, क्योंकि डेथ बॉलर जो अपनी डेथ ओवर्स डालने हैं, आखिरी की ओवर्स बची हुई रहती है, तभी तुम्हें पता है प्रेशर काफी रहता है। चाहे वो
वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, जो आखिरी की ओवर्स फेस कर रहा है, वो भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा कि यार मैं अच्छा खासा स्कोर सेट करके ये गेम खत्म करूं। या फिर अगर वो चेस कर रहे हैं तो फिर यार चेस करने का प्रेशर तो अलग ही रहता है, वो तुमको भी मालूम है। और ऐसी सिचुएशन में विकेट्स बड़े ही आसानी से निकलते हैं। और अगला स्टेप हमारे लिए ये रहता है कि जो सीरीज खेली जा रही है उसमें किस टाइप का प्लेयर आपको दिख रहा है। अब देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी टाइप की सीरीज है। वो फ्रेंचाइजी वाली सीरीज है, जैसे IPL, BPL, CPL, इन सभी में आपको इंटरनेशनल बैट्समैन ऐड करने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बैट्समैन को पूरा एक्सपीरियंस रहता है बॉलर्स को फेस करने का। और जो कि डोमेस्टिक बैट्समैन है ना, उनकी तरफ से गलतियां ये होती है, एक तो पहले वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं, उनको एक्सपीरियंस कम रहता है और वो प्रेशर ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन बहुत बार हमने होती हुई देखी है फ्रेंचाइजी मैचेस में। तो इसलिए आपको अपने डोमेस्टिक बैट्समैन को अवॉइड करना चाहिए और इंटरनेशनल बैट्समैन पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा रख के उन्हें ऐड करना चाहिए। पिछला IPL आपको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैट्समैन बहुत बढ़िया रन्स निकाल रहे थे और उन्हीं को देख के थोड़ा बहुत अपने इंडिया के जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है वो भी धोना शुरू कर दिए। अभिषेक शर्मा, विराट कोहली जी तो हमेशा हिट करते ही हैं, बट हाँ, तुम समझ रहे हो, इंटरनेशनल बैट्समैन, टेस्टन स्टब्स वगैरह बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपना असली रूप दिखाया। कोई लिमिट ही नहीं थी, 200 पार ऐसे जा रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं। और फाइनल स्टेप रहता है कैप्टन और वाइस कैप्टन रिलेटेड, क्योंकि अब तक हमारी टीम रेडी हो चुकी है, हमने अच्छे बैट्समैन ऐड कर लिए, वो भी वेन्यू के हिसाब से, पिच के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। बॉलर सेक्शन में हमने ऐड किए सारे स्पिनर्स अगर पिच उनको सपोर्ट कर रही है, या फिर पेसर्स अगर उन्हें सपोर्ट कर रही है। फिर हमने ऐड किए कुछ परफेक्ट ऑलराउंडर्स, क्योंकि ऑलराउंडर्स हम मिस नहीं कर सकते, उनकी तरफ से हमें पता है बैटिंग बॉलिंग दोनों मिलने वाली है और नहीं करके आपको मिनिमम 50 फैंटेसी पॉइंट्स हर एक अच्छा ऑलराउंडर देकर जाता है। तो ये सब कुछ हो गया, तो बचा क्या? कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना। तो इसमें एक तुमको जनरल रूल बताता हूं कि किसको आप कैप्टन इजीली बना सकते हो, कौन से सेक्शन में। एक तो विकेट कीपर सेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर सेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है कैप्टनसी के लिए। उसके अलावा बैट्समैन सेक्शन और बॉलर सेक्शन भी है, बट ये दो सेक्शन जनरली आपको ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं अगर वो अपना 100% दे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो। कैप्टनसी अगर मैं विकेट कीपर को देता हूं तो मुझे पता है उसकी तरफ से मुझे विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी मिलेंगे और वो बंदा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी होगा, तब जाके रन्स और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। और उसको अगर मैं कैप्टन बनाता हूं तो वो पॉइंट्स डबल। ऑलराउंडर सेक्शन का तो तुमको पता ही है कि वो बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और उस हिसाब से वो पॉइंट्स डबल। तो फिर टेक्निकली हमारे पॉइंट्स ये दो सेक्शन सबसे ज्यादा बना सकते हैं। बट अगर आपको लगता है बैट्समैन सेक्शन में जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे कुछ हाई हिटिंग बैट्समैन है जो आपको पता है अंडर एनी कंडीशन अच्छे रन्स निकाल सकते हैं, तो मैं उनको कैप्टन बनाऊंगा। बॉलर सेक्शन में भी सिमिलर सिचुएशन है। जसप्रीत बुमराह, अगर मुझे पता है उनके अगेंस्ट नेदरलैंड है, तो फिर बुमराह को कोई नहीं रोक सकता, विकेट पे विकेट उठाएगा बंदा और फिर कोई लिमिट नहीं है उसकी, तो फिर मैं उनको वहां कैप्टन बना सकता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में भी देखो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स आपको दिखते हैं जो रन्स पे रन्स और विकेट पे विकेट निकालते जाते हैं। तो फिर ये सारा थॉट आपको रखना पड़ता है कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करते हुए। और बस इतने ही स्टेप्स हम लगाते हैं, थोड़ा सुनने में आपको ज्यादा लगे या कम लगे, बट इतने में एक ऐसी परफेक्ट टीम बन जाती है। हम सेफ की सेफ टीम बना देते हैं और उसमें 2-3 रिस्की प्लेयर्स भी ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमारी टीम को एक अलग एज मिलता है, अलग पॉइंट का डिफरेंस मिलता है। 10 में से हमारा विन रेट 70%, 80% हमेशा रहता है। कुछ कुछ मैचेस में तो चलो हार जाते हैं, और उस मैच में टेलीग्राम पर आप कोई भी चैनल उठा लो बड़ा वाला, उनकी टीम और हमारी टीम कंपेयर करना, हमारी टीम फिर भी उनसे बेटर परफॉर्म कर रही होती है। तो ये डिफरेंस है भाई। तो क्या लगता है आपको इन स्टेप्स के बारे में, क्या लगता है आपको हमारे प्रोसेस के बारे में? और रिजल्ट तो तुमको पता ही है। और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ऐसे ही मल्टीपल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा रेडी हैं और अपलोड होते रहेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ये वीडियोस को मिस करो, तो सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको ये सारे स्टेप्स सही लगे हैं और इससे बनी हुई टीम आपको अगर परफेक्ट लगती है, तो वो टीम अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो जाकर ज्वाइन कर लो चैनल। वहां पर आपको मिलेंगी ऐसी विनिंग फाइनल टीम्स। एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।